अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम जो आपके लिए खबर लेके आ रहे हैं वो है कि जो अब जारी बात है, इस हुकूमत ने डिज़ोल्व होना है तो अगले जो अबूरी वज़ीर-ए-आज़म होंगे, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, उनके लिए कौन से 3 नाम ज़ेरे गौर हैं और उन 3 नामों से क्या डिस्कशन हो रही है, उन 3 नामों की तरफ से क्या रिस्पांस है और उन 3 नामों का प्रोफाइल क्या है, ये हम आपको आज बताएंगे। और ये जो इंटरम सेटअप के लिए बातचीत चल रही है, ये कितने अरसे की बातचीत चल रही है, ये भी आपको अंदर की खबर देंगे। तो देखिए, आपको मालूम है मैक्सिमम 13 अगस्त को ये असम्बलियाँ अपनी मुद्दत पूरी करके डिज़ोल्व हो जाएंगी। और उसके बाद अगर आप देखें तो तकरीबन इसको आप कह लें कि अगर ये 4-5 दिन पहले डिज़ोल्व करते हैं तो उस तरह से अगर सदर दस्तखत नहीं भी करते तो ऑटोमेटिकली 48 घंटे में असम्बली की मुद्दत मुकम्मल हो जाएगी और वो असम्बली का जो टाइम फ्रेम है वो पूरा हो जाएगा और असम्बली ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएगी। तो मोस्ट लाइकली अगर 13 अगस्त को डिज़ोल्व होनी है तो ये मैक्सिमम 9 अगस्त तक असम्बली मूव कर दी जाएगी, जिसके बाद वो 11 अगस्त की रात 12 बजे ये असम्बलियाँ ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व हो जाएंगी और यूँ 90 दिन की मुद्दत पूरी नहीं होगी और इंतखाबात नवंबर में वैसे तो होने चाहिए। लेकिन अब उसके लिए एक नई आइनी तरमीम, एक कानून में एक तरमीम कर दी गई है, इलेक्शन एक्ट 2017 में, जिसके तहत अब सदर को इलेक्शन डेट देने का इख्तियार हासिल नहीं है। इलेक्शन कमीशन खुद अगले इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करेगा और उसके लिए इलेक्शन कमीशन को सदर से मुशावरत की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये एक लकूना जिसे कहते हैं वो क्रिएट किया गया या ख़त्म किया गया, लेकिन इसका मकसद भी यही है कि अगर इंतखाबात की डेट 90 दिन मुकर्रर करनी हो तो इलेक्शन कमीशन ही मुकर्रर करे और अगर 90 दिन से आगे भी लेके जानी हो तो ये इलेक्शन कमीशन कन्वीनियंटली कर ले। तो लेकिन आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, मालूम नहीं 90 दिन से आगे कैसे ले जाया जा सकता है। तो ज़रा हम आपको बताते हैं आज के जिन 3 नामों पर गौर हो रहा है अगले जो अबूरी सेटअप के लिए। तो वैसे तो इस्टेब्लिशमेंट के हल्के जो हैं वो बलूचिस्तान से जो अगला अबूरी वज़ीर-ए-आज़म चाह रहे हैं। लेकिन अगर आप आ जाएँ जो अभी पीडीएम हुकूमत है, मैं पीपल्स पार्टी की बात नहीं कर रहा, जो पीडीएम हुकूमत है वो 3 नामों पर इस वक्त गौर कर रही है और वो 3 नाम हम आपको बता देते हैं। इसमें पहले नंबर पर जो नाम है वो गौहर एजाज साहब हैं। ये 2010 से 11 के दौरान एप्टमा के अनअपोज्ड ये उसके चेयरमैन रहे हैं। एप्टमा ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन है जो पाकिस्तान की टेक्सटाइल की आउटपुट का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है और ये आलमोस्ट इस साल भी अभी तक 11 माह में 15 अरब डॉलर से ज़्यादा की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स कर चुके हैं। तो ये बहुत ताकतवर इंडस्ट्रियलिस्ट लॉबी है पाकिस्तान में। उसके ये अनअपोज 2010 to 11 चेयरमैन भी रहे हैं, ये इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और उसके अलावा ये अभी भी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एजाज ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, जिसमें एजाज शाइनिंग्स मिल लिमिटेड, एजाज टेक्सटाइल मिल लिमिटेड शामिल है। उसके अलावा ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एक लाहौर में एक प्रोजेक्ट है 13 किलोमीटर लाहौर से तकरीबन बाहर है, ये लेक सिटी होल्डिंग्स लिमिटेड। ये तकरीबन 2000 एकड़ पर मुश्तमिल ये रिजॉर्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसमें 18 होल पीजीए गोल्फ कोर्स है और 8000 लग्जरी बंगले और विलाज हैं। इसके अलावा इसमें लेक्स हैं, लैंडस्केप, बड़ा कुछ इन्होंने, पार्क्स, पवेलियंस, तो इन्होंने शॉपिंग मॉल्स काफ़ी कुछ बनाया। लाइक एक बड़ी ही लग्जरियस हाउसिंग सोसाइटी के ये चेयरमैन भी हैं। और इसके अलावा ये कराची में भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट रखते हैं, तो ये काफ़ी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। और ये जैसे कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से भी अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, पीपल्स पार्टी से भी इनके अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और इसके अलावा नून लीग के भी ये बहुत करीब हैं। तो इनको ऑफ़र तो की गई है, लेकिन ज़रा ये बता रहे हैं कि इन्होंने दिलचस्पी ज़ाहिर नहीं की इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनने में अभी तक।
इनसे बातचीत हुई है, लेकिन अभी तक इन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया। सो ये भी इम्कान है कि फिर से शायद इंटरिम प्राइम मिनिस्टर ना हो, लेकिन बहरहाल इनसे बातचीत की गई है और इनका नाम उस फहरिस्त में शामिल है जिन नामों पर गौर हो रहा है अगले अबूरी वज़ीर-ए-आज़म के लिए, जो इस हुकूमत के घर जाने के बाद, इन असम्बलियों की मुद्दत पूरी करने के बाद प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। उसके अलावा जो दूसरा नाम है वो नाम है फवाद हसन फवाद साहब, जो इस वक्त भी हुकूमत को जिसे कहते हैं उसका आप कह लें कि एक मुशीर के तौर पर वो उनके लिए हेल्प आउट कर रहे हैं। इसके अलावा ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के 2013 के बाद की जो उनका प्राइम मिनिस्टर का टेन्योर था, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेट समझे जाते हैं। पहले ये पंजाब में अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे चुके हैं, फिर पंजाब से मियां शहबाज शरीफ साहब ने इनको अपने बड़े भाई को हवाले किया था जब वो वज़ीर-ए-आज़म बने। उससे पहले 2013 से पहले जब पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी तो मियां शहबाज शरीफ के साथ ये इन्होंने काम किया है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक ऐसा होता है जिसको आप कह लें कि डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर भी होता है, क्योंकि वो किसी को प्राइम मिनिस्टर से मिलने ना मिलने का फैसला वही करता है। तो जितने इलेक्टेड मेम्बरान होते हैं वो जो उस वक्त का प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता है प्राइम मिनिस्टर का, उसकी बहुत खुशामद करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर इससे ना बनी तो ये हमारा पत्ता काट देगा। तो ये इतने स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे कि मियां नवाज शरीफ साहब के दामाद कैप्टन सफदर को कौमी असम्बली में इनके खिलाफ तकारीर करनी पड़ी। तो लेकिन फिर भी प्रिवेल ये किए, और फवाद हसन फवाद और जो पेशावर से पेशावर से कह रहा हूँ, जो हज़ारा डिवीज़न से, वो मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा, जो PMLN के CM KP भी रहे हैं अब्बासी साहब, उनके साथ ताल्लुकात ख़राब होने पर इवन के रुकनीत भी मुअत्तल की गई कैप्टन सफदर साहब की। तो फवाद हसन फवाद इतने स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन अगेन बात यह है कि ये क्योंकि नून लीग के बहुत करीबी समझे जाते हैं और नून लीग के की आदमी हैं, तो अब ये देखना होगा कि क्या इनको इंटरिम प्राइम मिनिस्टर पीपल्स पार्टी कबूल कर लेगी। मैं इंटेंशनली PTI का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि PTI अब इस गेम में नो बॉडी है और उसको हर तरह से इस सेटअप से दूर रखा जाएगा, और क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए अब हर तरह के दरवाजे बंद हैं, तो बस उनको अब जितना भी स्पेस मिलेगी बहुत थोड़ी होगी, और ना तो वो शायद अब कोई इलेक्शन कैंपेन करते आपको नज़र आ रहे होंगे। आपने तो देखा ही है अब जिस तरह से TLP और दीगर इस तरह की तंजीमें निकाली जा रही हैं। ताहिर शरीफी साहब जिस तरह से उलमा के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि हम घरों से नहीं निकलने देंगे PTI वालों को अगर हमें मौका दिया जाए, तो उससे ज़ाहिर हो रहा है कि PTI की कैंपेन तो बहुत ही मुश्किल बना दी जाएगी, जो बची खुची PTI होगी भी। तो फिर सारी बात है, जो मैदान में जमातें होंगी वो मुकाबला पीपल्स पार्टी और PMLN के दरमियान ही होगा, और इस मुकाबले में आप कह लें कि जो एक वो बैलेंस करने वाला जो एक तीसरा जो फैक्टर होगा वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी होगी, कि जो फिर भी मेजॉरिटी ले तो उसमें से इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को इधर पीपल्स पार्टी की तरफ भेज दिया जाए, PMLN की तरफ भेज दिया जाए और एक हुकूमत बनवा दी जाए। तो ऐसे में बड़ा ये सिग्निफिकेंट होगा कि फवाद हसन फवाद साहब को एक्सेप्ट किया जाता है कि नहीं, क्योंकि फिर सारी बात है पीपल्स पार्टी ये देख सकती है कि अगर सेंटर में इंटरिम प्राइम मिनिस्टर प्रो PMLN एक शख्सियत है तो उनको क्या लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है कि नहीं। तो ये बड़ा देखने वाला होगा, लेकिन मेरी नज़र में अब तक फवाद हसन फवाद साहब भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं जो अगले प्राइम मिनिस्टर के लिए ज़ेरे गौर हैं। इसके अलावा जो तीसरी शख्सियत जिनका नाम ज़ेरे गौर है वो हैं जो न्यूज़ एजेंसी NNI के मालिक, क्या नाम है, तो नाम ही भूल गए यार, मोहसिन बेग साहब। वो तीसरा नाम है जो ज़ेरे गौर हैं। मोहसिन बेग साहब आपको पता है इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे हैं, उन्होंने बहुत उनके लिए उनका साथ दिया है और बहुत ज़्यादा वो इन्फ्लुएंशियल हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ भी अपनी तस्वीर उनकी जारी होती रहती हैं, हुई थी जब वो आर्मी चीफ बने थे। फिर वो अब
हाल ही में मियां नवाज शरीफ साहब के बहुत करीब हो गए जब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से उनके ताल्लुकात ख़राब हुए। इमरान खान साहब उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो कुछ फ़ायदे उठाना चाहते थे, किसी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलवाना चाहते थे वगैरह वगैरह, जिस पर मोहसिन बेग उनके ख़िलाफ़ हो गए। और जब इमरान खान साहब ने उनको फेवर ना की तो और फिर इमरान खान साहब ने उनको साइड लाइन कर दिया, तो फिर मोहसिन बेग साहब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ पर तनकीद करने लग गए और फिर उनको मुराद सईद साहब पर एक रेहाम खान साहिबा की बुक का एक इल्ज़ाम दोहराने पर ना सिर्फ के मोहसिन बेग साहब को इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, और जिसके बाद से ताल्लुकात एक आप कह लें कि एक इख्तलाफ से दुश्मनी में बदल गए। तो अब मोहसिन बेग साहब गो के इस वजह से इमरान खान साहब से दुश्मनी की बिना पर मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको काफ़ी जगह दी, वो लंदन जाके उनसे मिले, जिस पर हमें तो काफ़ी हैरत हुई कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब का आज मेयार ये आ गया है कि वो इमरान खान साहब की जो भी मुखालफत करे, चाहे माजी में उसने उनको जितनी बार मर्जी स्टैब किया हो, वो उसको गले लगा लेंगे। अगर तो ये बेंचमार्क बना लिया मियां नवाज शरीफ ने, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो बहरहाल अब मोहसिन बेग भी हैं तो सही मियां साहब के करीब, उनका नाम भी ज़ेरे गौर है, लेकिन क्योंकि उनके नाम के साथ बहुत ज़्यादा तनाज़ात जुड़े हुए हैं, और फिर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपनी एम्बिशियस है और बहुत ज़्यादा माजी में भी वो जिस तरह से आगे आए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल किया है और वो उन ताल्लुकात के लिए लॉबिंग करते हैं, और जो उनके माली और ज़ाती मामलात हैं उनको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो ये बहुत ही उनकी पर्सनैलिटी को अगर रखा जाए, उनकी पर्सनैलिटी से जुड़ी कंट्रोवर्सीज़ को अगर सामने रखा जाए, अगर याद हो आपको तो जो अहमद नूरानी साहब के ख़िलाफ़ लड़की के भाइयों वाली स्टोरी आई थी, वो भी मोहसिन बेग साहब की न्यूज़ एजेंसी के उस मुतनाज़ा रिपोर्टर डोगर की ही थी, जो जिना अखबार में लगवाई गई थी। इसी तरह वही मुतनाज़ा रिपोर्टर डोगर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ उस जनरल फैज़ हमीद के रेफरेंस का शिकायत कनिंदा भी था। समझ गए ना आप? तो उस लिहाज से अगर मोहसिन बेग साहब को अगर बनाया जाता है इंटरिम प्राइम मिनिस्टर, तो ये बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, आप कह लें कि एक ऐसा फ़ैसला होगा जिसको बहुत ही मुतनाज़ा फ़ैसला होगा, बहुत ही, मैं तो खुल के कहूँगा, बुरा फ़ैसला होगा, और जिसके असरात बहुत दूररस होंगे, और जिस पर बाद में जिस किस्म की कंट्रोवर्सीज़ खड़ी होंगी, वो फिर उसका बोझ फिर उनको प्राइम मिनिस्टर बनाने वालों को उठाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, लेकिन अब जो बातचीत है कि क्या आगे होगा, अब जो वैसे तो इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट है और ये हुकूमत है, यानी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, ये उतने ही सेम पेज पर हैं जितने सेम पेज पर 2018 में इमरान खान साहब और जनरल कमर जावेद बाजवा थे। लेकिन उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने तमाम अंडे इमरान खान साहब की बास्केट में डाल दिए थे, और इमरान खान साहब ने तमाम अंडे जनरल कमर जावेद बाजवा की बास्केट में डाल दिए थे। तो वक्त आने पर जब इमरान खान साहब के पैरों तले से कारपेट खींचा गया, तो इमरान खान साहब को समझ ही नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या, और वो अब तक चीखते हैं। उस दिन वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने सहाफ़ियों को कहा कि मैंने गद्दारी नहीं की, मेरे से जनरल कमर जावेद बाजवा ने गद्दारी की, मैं तो बहुत कुछ मुल्क में गलत हो रहा था, फिर भी चुप था क्योंकि मैं सेम पेज पर था जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ। तो अब यहाँ पर भी एक सेम पेज तो चल रहा है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब, या आप इस पूरी इत्तेहादी हुकूमत की अगर बात करें, आसिफ ज़रदारी साहब के भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं इस वक्त DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब से, और उसके अलावा उनके आर्मी चीफ से भी जनरल आसिम मुनीर से बहुत अच्छे टर्म्स हैं। लेकिन बज़ाहिर तो इस वक्त दोनों साइड्स ने एक दूसरे की बास्केट में अंडे डाल दिए हैं अपने अपने, जनरल आसिम मुनीर ने इस हुकूमत के और इस हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर के। लेकिन अगर आप थोड़ा इसको थॉरोली स्टडी करें और ज़रा डीपली स्टडी करें, तो जनरल आसिम मुनीर ने इस हुकूमत की बास्केट में अपने तमाम अंडे नहीं डाले। अगर उन्होंने तमाम का तमाम अंडे इसी हुकूमत की बास्केट में डाल दिए होते, तो फिर वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ना बनती।
टीएलपी दोबारा से अपने बिल से बाहर निकल के फंड ना उठाती। ठीक है, तो इससे जाहिर होता है कि अगली हुकूमत में भी जो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है, वाज़े तौर पर चाहती है कि अगली हुकूमत जिसकी भी बने वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही बनवाए, चाहे पीएमएलएन को देनी हो या पीपल्स पार्टी को देनी हो, और उसके लिए वो इस्तेकाम पाकिस्तान, टीएलपी और कुछ आज़ाद अरकान को इस्तेमाल करेगी। और वो हुकूमत जिसकी भी वो बनवा दें, वो हुकूमत बनने के बाद भी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर पूरी तरह इन्हिसार करे। अब उसके लिए जो इंटरम सेटअप है, अब उसकी हम आपको बता देते हैं कि उसकी मुद्दत क्या क्या ज़र गौर है। देखिए, ये जो हमने आपको कैंडिडेट्स बताए हैं कि ये प्राइम मिनिस्टरशिप के कैंडिडेट्स होंगे, इंटरम प्राइम मिनिस्टर के, तो इनको ये कहा गया है कि ये इंटरम गवर्नमेंट आज के दिन तक इसलिए नहीं आएगी कि इसने 90 दिन में इंतखाबात करवा के घर जाना होगा। ये इंटरम गवर्नमेंट लंबी मुद्दत के लिए आएगी, वो भी हम आपको बताते हैं कितनी मुद्दत इनको कन्वे की गई है। उसकी वजूहात हैं, एक जो इमरान खान साहब फैक्टर है उसको हर हाल में अभी भी, क्योंकि इमरान खान साहब फैक्टर अभी भी सियासत में मौजूद है। इमरान खान साहब अभी तक डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, जेल भी नहीं गए। उनके अभी भी जनूबी पंजाब में बाज़ अच्छे इलेक्टेबल्स उनके पास हैं। सेंट्रल पंजाब में भी अभी भी उनका वोट बैंक मुस्तहकम है। कराची में उनका वोट बैंक मुस्तहकम है। केपी में उनका वोट बैंक मुस्तहकम है। और केपी के अभी भी जो उनके लॉयलिस्ट हैं उन्होंने पार्टी नहीं छोड़ी, चाहे वो अली मोहम्मद खान साहब हों, मुराद सईद साहब हों, या आप कह लें कि ये शहरयार अफरीदी हों, या परवेज़ खटक हों, या महमूद खान हों, वगैरह वगैरह ने। तो अगर खान साहब इसी पोजीशन में एग्जिस्ट करते रहे और अगले इलेक्शन में उतरे तो वो बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। तो इस सरप्राइज़ फैक्टर को हर हाल में इंश्योर करना है कि ये मत आए। तो उसके लिए जब तक ये सरप्राइज़ फैक्टर नहीं पूरी तरह डिसमेंटल हो जाता और ये 100% यकीनी हो जाता कि खान साहब इलेक्शन में कोई सरप्राइज़ नहीं दे सकते, तब तक इंटरिम गवर्नमेंट रहेगी। दूसरा बड़ा फैक्टर मईशत है, उसके सख्त फैसले लेने हैं। इस हुकूमत ने बहुत मुश्किल वक्त काटा है मईशत के साथ और आगे भी वो जारी रहेगा। जबकि IMF एक स्टेबल हुकूमत मांगता है और ये एश्योरेंस मांगता है कि वो हुकूमत आगे भी चले और उनकी पॉलिसीज़ पे अमल हो जो IMF से तय की जाए, जो रिफॉर्म्स तय की जाए। तो उसके लिए एक लंबा इंटरिम सेटअप उस IMF मुआहदे को भी यकीनी बना सकता है, उनको ये यकीन दिला सकता है कि ये इंटरिम सेटअप इतने अरसे का है तो आप हमसे मुआहदा करें, ये सेटअप रिफॉर्म्स करेगा। और उसमें होगा ये कि वो जो जितनी रिफॉर्म्स होंगी, जो आवाम को कड़वी गोली दी जाएगी, वो उस इंटरिम सेटअप के सर आएगी, वो इस हुकूमत के सर नहीं आएगी। तो इनके लिए अगले इलेक्शन में जाना आसान हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म मेमोरी का शिकार ये कौम है। इमरान खान साहब ने मईशत कितनी तबाह की, 5.8 से GDP ग्रोथ को -0.4 पर ले आए, लेकिन आज लोग इमरान खान साहब का ये गुनाह भूलकर इस हुकूमत को गालियाँ दे रहे हैं, क्योंकि ये एक जेन्युइन साइकी है, ह्यूमन साइकी है, वोटर साइकी है कि वो ये नहीं देखता कि 6 महीने पहले उसकी जेब से कितने पैसे निकल रहे थे। वो ये देखता है कि ये अब हुक्मरान बैठे हुए हैं और मैं 262 रुपये लीटर पेट्रोल ले रहा हूँ, 300 रुपये का डॉलर है, 700 रुपये किलो मुर्गी है, 780 रुपये बल्कि इधर इस्लामाबाद में मिल रही, और वगैरह वगैरह, ये इतने तरह की मैं चीज़ें ले रहा हूँ। तो वो फिर उस हिसाब से काउंट करता है, वो नहीं याद रखता 6 महीने पहले या साल पहले, 1.5 साल पहले इमरान खान साहब क्या कर रहे थे। तो वो ये बोझ उठाए अब हुकूमत इमरान खान साहब पर फिर रही है और अपना बोझ भी उठाए फिर रही है। तो जो अगली इंटरिम गवर्नमेंट होगी फिर अल्टीमेटली वो इस हुकूमत का भी बोझ उठा लेगी और अपना बोझ भी उठा लेगी, और उसके बाद जब इलेक्शन होंगे तो ये लोग थोड़ा ज़रा वो कॉलर ऊपर करके इलेक्शन में उतरेंगे कि हमने कुछ नहीं किया और इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो इसलिए अब जो ये
इंटरिम गवर्नमेंट आने का जो इम्कान है, उसके लिए इन कैंडिडेट्स को ये कहा जा रहा है कि आप लोग 1 साल भी स्टे कर सकते हैं और 1.5 साल भी, यानी कि 18 माह भी स्टे कर सकते हैं। और अब ये देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन होता है। वैसे तो बाज़ हल्के इस्टेब्लिशमेंट के ये भी दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन मोस्ट लाइकली मार्च में हो जाएंगे फिर भी, लेकिन इस सब का दारोमदार आने वाले चीफ जस्टिस मोजेस जस्टिस काजी फाइज ईसा पर भी होगा कि क्या वो 90 दिन की आइनी मुद्दत को तोड़कर एक इंटरिम गवर्नमेंट को आगे जाने देते हैं और इलेक्शन की डेट भी आगे जाने देते हैं। तो ये उन पर भी होगा। आज के दिन तक कम से कम यही मंसूबा है जो हमने आपके आगे रख दिया है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।